हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर अदमापुर सासाराम रोहतास से लॉकडाउन की वजह से बंद हुए क्लासों को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का इतिहास का पार्ट 1 का प्रश्नोत्तर लघु और दीर्घ दोनों को दिया गया है। पहला चैप्टर था राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज का अति लघु का प्रश्न का प्रथम क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। दूसरा प्रश्न है, मेजनी कौन था? मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नाम के संगठन की स्थापना की। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जर्मनी की एकीकरण की अनेकों बाधाएं थीं। जर्मनी के एकीकरण की अनेकों बाधाएं थीं। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी अलग सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनयिक था। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 में से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो इसका आंसर है, फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश के भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी नाराज रहने लगे। इन सभी कारणों से 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर, इटली का एकीकरण। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके बाद उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसके कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ? आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद की, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में
राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन उसी तरह राष्ट्रवाद का परिमाण था। इसी प्रकार आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्कों तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर, गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजनी के विचारों से बहुत ही प्रभावित था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों, सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूर के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। अगला क्वेश्चन है, विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आंसर है, विलियम वन जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के साथ भी विलियम के सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। दोस्त, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बतावें। तो आंसर है मेजनी का योगदान। इसका मेजनी का योगदान क्या था इटली के एकीकरण में? तो मेजनी एक सफल साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेकों असफलता के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया।
अगला पॉइंट है काउंट काबूर का योगदान। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान क्या था? तो सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसने काउंट काबूर को अपना माना। 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया। अगला पॉइंट है काउंट काबूर का योगदान। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसे काउंट काबूर को उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री चुना। काबूर सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। उसे ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853 से 54 की क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। गैरीबाल्डी का योगदान इटलीकरण में। गैरीबाल्डी महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण के प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों से एक सेना बना इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। अंततः मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी के मिले जुले प्रयासों से 1871 तक इटली का एकीकरण संभव हो सका। अगला क्वेश्चन 2 है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। आंसर है बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासक का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी और कहरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक
ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता करना चाहता था। 10 मई 1831 को फ्रैंकफर्ट में संधि हुई। इससे संपूर्ण जर्मनी क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। मेरा अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय नंबर 3 प्रश्न, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए। आंसर है, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठा दी, जिसके कारण अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। बाल्कन जैसे क्षेत्र के छोटे राज्य एवं जातियों के समूह में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि ये एक दूसरे से द्वेष करने लगे। वह राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक पक्ष था। औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भी कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने का काम किया। ये बड़े साम्राज्यवादी सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगे। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़े भाग पर कब्जा जमा बैठा। इन उपनिवेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्होंने खुलकर शोषण किया। उपनिवेशों में उन्होंने 2 चीज़ें आसानी से मिली। एक तो उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने लगा और दूसरा यह कि तैयार माल का बाजार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर है, 1828 में लुई 18 की मृत्यु के पश्चात उसका भाई चार्ल्स 10 गद्दी पर बैठा। चार्ल्स 10 क्रांति का घोर शत्रु था और राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। वह पुरातन व्यवस्था को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता था। वह चर्च की महानता का प्रबल समर्थक था। जनता इस नए राजा से जितनी घृणा करती थी, कुलीन लोग उतना ही उसका आदर करते थे। वास्तव में चार्ल्स 10 का घोर प्रतिक्रियावादी चरित्र और सम्मान तो कुलीनों तथा पादरियों के प्रति उसके भारी पक्षपात ने फ्रांस को जुलाई 1830 के क्रांति के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर सब क्रांति के मार्ग पर बढ़ गए। इस क्रांति का नेतृत्व वयोवृद्ध नेता लफायत ने किया। विरोध के फलस्वरूप चार्ल्स
दशम को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इस प्रकार क्रांति सफल हुई और चार्ल्स का शासन समाप्त हुआ। जुलाई क्रांति मध्य वर्ग की विजयी थी, जिसने संवैधानिक घोषणा पत्र के दोषों को दूर किया और कुलीन तथा धर्मगुरुओं का शासन समाप्त किया। इसी वर्ग 1889 की महान क्रांति का संचालन किया था और इसी वर्ग ने 1794 में मजदूरों के बढ़ते हुए प्रभाव से क्रांति की रक्षा की। 1815 से 30 के बीच विशेषाधिकार का वर्ग की चेष्टा से इस वर्ग के हित पर खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः मध्यम वर्ग पुनः अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय हुआ। उसने प्रतिक्रियावादी शासकों को भगाने पर विवश किया और श्रमजीवी वर्ग को चुप करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द्वितीय का 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर है, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जग गई। यूनान यूरोपीय सभ्यता की जननी माना जाता है। सभी यूनानियों का धर्म और उसकी जाति संस्कृति एक थी। साथ ही प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का वरन पूरे विश्व का जनक था। इसके बावजूद भी वह उस्मानिया साम्राज्य के एक अंग के रूप में जाना जाता था। फलतः तुर्की के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन में मध्य वर्ग का सहयोग मिलने लगा, जो काफ़ी शक्तिशाली था। यूनान की स्थिति तब और विकट हो गई जब तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारियों को एक एक कर दबाना शुरू कर दिया। 1821 में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस तो यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जार निकोलस के समर्थन मिलने पर एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप में यूनान को समर्थक मिलने लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया। अनेक देश लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया था। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आए। युद्ध में यूनान की विजयी हुई। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं बता दूं कि ये चैप्टर इतिहास का चैप्टर 1 क्लास 10th का था प्रश्न। सो आप लोग इसे नोट कर लें और रिमेम्बर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।